Hello everyone. Today class 11 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। दो नियम हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोनों नियम क्या होता है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे प्रत्येक को, और उदाहरण के साथ में इनको आपके क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, तो इनको प्रत्येक क्वेश्चन को उदाहरण में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हुए कैसे आप जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इनको सॉल्व करेंगे, उसको सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिफाइनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ये काम कर दीजिए कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और अपने कोचिंग एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से अगर आपको कक्षा 11 या 12 का कोर्स ज्वाइन करना है तो 999 रुपये में कोर्स चालू हो चुके हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, और अपनी वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्थिर अनुपात के नियम के बारे में। तो इस नियम की व्याख्या सर्वप्रथम 1799 में प्राउस्ट ने की थी। एक प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम स्थिर अनुपात का जो नियम है उसकी व्याख्या की थी, यानी कि उसको कंप्लीट उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके उसको बताया था कि कोई इस प्रकार का नियम भी होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए उसके तत्वों का भार अनुपात सदा एक सा ही रहता है। वो कहना चाह रहे हैं कि यदि यौगिक कोई भी हो, चाहे वो CO2 हो या C+ हो, कार्बन हो या ऑक्सीजन हो या फिर सोडियम हो, कोई भी यौगिक हो, लेकिन उसके जो भार का अनुपात होगा वो उसका एक जैसा ही होगा। यानी कि यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए उसके तत्वों का भार अनुपात, तत्वों के भार का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, वो सदा एक सा ही रहता है। अब ये कैसे कहना चाह रहे हैं उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो उदाहरण समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें हम यौगिक लेंगे, उसके साथ में तत्वों को जोड़कर कुछ बनाएंगे, और उसके बाद में उसका जो भार है अनुपात में वो किस प्रकार से, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए, नंबर 1, कार्बन को वायु में जलाकर, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो C+O2 ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के जो तत्वों का भार है अनुपात है वो समान रहेगा। मैं आगे इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। फिर दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, यानी कि CaCO3 जब अभिक्रिया करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो CaO+CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग रूप से हमें प्राप्त होगी। ठीक है, फिर आता है सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, तो ये है हमारा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ये रहा 2HCl। इसकी जब अभिक्रिया करवाई तो 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, तो जब 2 लग जाएगा आगे तो ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि इसके 2 अणु हैं। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट वाला आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, यानी कि 2NaHCO3 इसको गर्म किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये जो स्थिर अनुपात का नियम हमें समझाना चाह रहा था शुरुआत में कि यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए उसके तत्वों का भार समान रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। कैसे, आइए एक पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। ध्यान पूरा यहाँ पर रखना। अब यदि विभिन्न क्रियाओं से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का भार की दृष्टि से 12:32 के अनुपात में है। यानी कि जब हमें जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है वो हमें जब प्राप्त हुआ, हमने किसी से अभिक्रिया करवाई या फिर उसको गर्म किया,
तो उसका जब भार हमें प्राप्त हुआ तो वो कितने में हुआ, 12:32, यानी कि 12:32 के अनुपात में हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं इसको, डिटेल से बात करते हैं इस पर। अब जल्दी से इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो किसी रासायनिक यौगिक में सदैव वही तत्व उपस्थित रहते हैं, कोई रासायनिक यौगिक हो गया और उसमें वही तत्व उपस्थित रहते हैं तथा उसके परस्पर संयुक्त होने वाले भारों में एक स्थिर अनुपात होता है। संयोग करने वाले तत्वों के भार निश्चित होने के कारण इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, आप पूरी बात समझ गए होंगे। यानी कि कोई यौगिक है, उसको जब हमने संयुक्त किया, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना, आपस में जुड़ना। जब हमने एक और एक को प्लस किया तो 2 प्राप्त हुआ, यानी कि हमने किसी को C+O2 लिया तो वो CO2 बना, यानी कि वो संयुक्त हुआ, जुड़ा। तो इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं, संयोग करने वाले जो तत्व होते हैं और उनका जो भार निश्चित होने के कारण इस नियम को क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है हमारे पास में, उदाहरण ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया है, उसमें 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है। इसे कैल्शियम व ऑक्सीजन की क्रिया से भी बनाया गया और 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ग्राम ऑक्सीजन संयुक्त है, यानी कि जुड़ी हुई है, 1 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो सिद्ध करो कि उपयुक्त परिणामों में स्थिर अनुपात का नियम प्रमाणित होता है कि नहीं। तो हमें सिद्ध करना है कि इसमें इन्होंने ये जो उदाहरण है इसमें स्थिर अनुपात का नियम उपयोग में लिया गया है या नहीं। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम इसलिए कहते हैं, जो स्थिर अनुपात का नियम है इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि दो भाषा में समझे तो एक तो ये हो गया कि तत्वों का भार जो संयोग होने के बाद में, संयुक्त होने के बाद में क्या होता है, एक जैसा होता है, तो एक निश्चित भार हमें प्राप्त होता है अनुपात में। लेकिन वहीं पर अगर स्थिर की बात करें तो जो तत्वों के जुड़ने के बाद में, संयुक्त होने के बाद में यदि कोई अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है तो वो हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन की बात की तो 12:32 हमें मिला, तो वो क्या है, एक स्थिर अनुपात है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसे निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे जो चीज़ है वो उसी को नोट करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे आप कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी मात्रा कितनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर CaCO3, ये पेन चलता हुआ क्यों बन हो गया, CaCO3 से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जो कि कितनी है, CaCO3 से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी है 2.8 ग्राम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बराबर करके 2.8 ग्राम। ग्राम को हमेशा जी से दर्शाया जाता है, आप सभी इस बात को जनरल बात है समझते हैं। तो जब इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, फिर दूसरी बात आती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। तो दूसरी बात क्या आती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिख दो 0.8 ग्राम। ठीक है, 0.8 ग्राम। फिर आता है कैल्शियम की मात्रा, जो दे रखा है उससे सबसे पहले लिख दो, जो दे रखा है उसे सबसे पहले लिख दो। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है यहाँ पर
कैल्शियम की मात्रा है 2.8 से 0.8। ये तो हो गई हमारे कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, अब कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 2 ग्राम है। कहाँ पर दे रखा है सर 2 ग्राम? मैं बताऊंगा, इसको समझिए एक बार। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 2 ग्राम है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें? अब हम ये करेंगे कि जो हमारा दे रखा है उसको अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो जब यहाँ पर लगाना, चूँकि 2 ग्राम कैल्शियम, 2 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होने वाली 2 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 0.8 ग्राम। ठीक है, आपको ऊपर दे रखा है, आप समझ गए होंगे। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। अतः 1 ग्राम से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा संयुक्त होने वाली एक ग्राम से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 1 ग्राम से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 0, ये फिर से बंद हो गया, तो 0.8/2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, तो बराबर ये हमें मिल जाएगा 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, हमने कैल्शियम जो ऑक्साइड था उससे प्राप्त, जो हमारी जो कैल्शियम ऑक्साइड से प्राप्त मात्रा थी वो कितनी थी? 2.8 ग्राम थी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी? 0.8 ग्राम थी। कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 2 ग्राम है। और चूँकि 2 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 0.8 ग्राम है, जो कि यहाँ पर लिख रखा है हमने। फिर अतः 1 ग्राम से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा हमें कितनी है? 0.8/2 कर देना है इसको। जो कैल्शियम हमें 2 ग्राम दे रखा है उसको नीचे लिख देना है और ऑक्सीजन को ऊपर लिख देना है। फिर इनमें भाग दे करके हमें 0.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देख लो, बराबर अच्छे से दिख रहा होगा। इस प्रकार से अभी प्रोसेस बाकी है, अब आगे लिखेंगे। अब लिखना है कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का अनुपात कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का अनुपात बराबर 1:0.4 है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखो। फिर से नंबर 2 शुरू हो जाता है यहाँ पर। नंबर 1 प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको टोटली समझ में आ गया होगा। फिर कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनाए गए कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, तो लिखो यहाँ पर, जो प्रश्न में दे रखा है वहीं यहाँ पर लिखेंगे। तो कैल्शियम एवं
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संयोग से बनाए गए कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनाए गए कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा बराबर 3.5 ग्राम। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 1 ग्राम। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 ग्राम और कैल्शियम की मात्रा 2.5 ग्राम। कैल्शियम की मात्रा बराबर 2.5 ग्राम। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा बुक में भी दे रखा है, वहाँ पर भी देख लेना। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बता देना, मैं वापस एक बार एक क्लास और लेकर के समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखना वापस से। ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि 2.5 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होती हैं 2.5 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होती हैं, वो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दो नीचे। एक ग्राम ऑक्सीजन। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है, चूंकि 1 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होगी बराबर 1.0/2.5 ग्राम बराबर 0.4 ग्राम ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? पूरा प्रोसेस वही है। ऊपर भी हमने जब सॉल्व किया तो उसमें भी हमें क्या मिला? जो 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि यौगिक कोई भी हो, जब आप उसको जोड़ोगे, संयुक्त करोगे या अभिक्रिया करवाओगे तो उसका अनुपात जो होगा और उसका तत्वों का जो भार होगा वो हमेशा एक जैसा ही होगा, समान होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करोगे आप, और कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का अनुपात कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का अनुपात बराबर 1:0.4। तो दोनों प्रयोग में कैल्शियम की 1 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन की 0.4 ग्राम मात्रा से संयुक्त होती है, अतः स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। फिर लास्ट में क्या लिखोगे? जो अभी मैंने बोला, लिख देते हैं इसको कि दोनों प्रयोगों में कैल्शियम की 1 ग्राम मात्रा, कैल्शियम की 1 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन की 0.4 ग्राम मात्रा से संयुक्त होती हैं,
संयुक्त होती हैं, अतः स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। अतः स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। एक बार इसको प्रैक्टिकली खुद करके देखना, इसको समझना। नहीं समझ में आए तो मैं बैठा हुआ, टेंशन मत लेना, एक नहीं 10 बार समझा दूंगा। और फिर जो हमारा अगला था गणित अनुपात का नियम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो अगला जो हमारा गणित अनुपात का नियम है उसमें भी कुछ इसी प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो उसको एक एक क्लास के माध्यम से एक एक चीज़ को समझेंगे तो बड़े अच्छी तरह से समझ में आएगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। इसको सॉल्व कीजिए, पढ़िए, एक बार इसका रिवीजन कीजिए, खुद हाथ से प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा है। ठीक है, थैंक यू।